गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स या फिर छात्र छात्राएं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, वाराणसी से, ठीक ना। तो उनको क्या क्या पढ़ना है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उस पे हम सोचे कि आज एक वीडियो में डिस्कशन कर देते हैं। इससे पहले भी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एमजीकेवीपी का पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक की क्या पढ़ना है, उसकी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। एक प्लेलिस्ट बनी होगी एमजीकेवीपी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24। उस प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एमजीकेवीपी से रिलेटेड। तो वहाँ पे आपको सिलेबस की भी वीडियो मिल जाएंगी। उसमें एक एक टॉपिक का डिस्कशन है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक ना। तो उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी आज मैं ये बताऊंगा कि एमजीकेवीपी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक ना। वेटेज का मतलब कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट्स पे आप अपना बहुत अच्छा पकड़ बना लेंगे तो आपका ये एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक ना। हम आपको बता दें थोड़ा सा आपको जानकारी कि इसमें जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें एजुकेशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0 होती है, ठीक ना। टोटल सीट्स की यदि बात करें तो 20 सीट्स है एडेड, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसमें आपका फीस बहुत कम लगता है, 3,500 रुपये के कुछ करीब अप्रॉक्स फीस लगता है। और इसके अलावा कैंपस में 30 सीट फाइनेंस की हैं, ठीक ना। 30 सीट फाइनेंस यानी इसका फीस है आपका 65,000 के करीब में इसका फीस है पर ईयर का, ठीक ना। तो आपको ये 20 सीट के लिए यहाँ पे फाइट करना है, ठीक ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, स्ट्रेटजी अपनी अच्छे से बना लेते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक ना। क्या होता है कि जब हम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है और उस विषय में कैसे कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, रिसोर्सेस कहाँ से लेने हैं। ये सब चीज़ यदि आपकी रणनीति अच्छी होती है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर तो उसको निकालना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक ना। उसको निकालना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है और आपको किस वे के ज़रिए कहाँ तक पहुँचना है, ठीक ना। तो आपके पास एक पकड़ हो जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो छात्र छात्राएं यदि कन्फ्यूजन में होंगे तो पहला पॉइंट देख लीजिए, ना तो यहाँ पे जीके पढ़ना है आपको, ना तो जीएस पढ़ना है, ना तो रीजनिंग पढ़ना है, ना तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक ना। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। एमजीकेवीपी का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एजुकेशन डेवलपमेंट यानी शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास आपको 1948 स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 2022 तक का पढ़ना होगा, ठीक ना। इसके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 35% क्वेश्चन इससे रहेगा। तो इसको आपको सबसे बेहतर तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, 1948 से लेकर 2022 तक कितने एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस आए हैं, कमेटी आई हैं, और आपको एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बार आया था, ठीक ना। 1968, 1986 और 2020 तीनों एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ लेनी है। फिर राधा कृष्णन आयोग के क्या सुझाव थे, कोठारी आयोग के क्या सुझाव थे, सर्व शिक्षा अभियान क्या था, ठीक ना। तो ये जितने भी कमीशंस और कमेटी बने थे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, सारा आपको पढ़ लेना है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये देखना है कि इसकी स्थापना मतलब इस कमेटी को लाया कब गया, इस कमेटी के क्या सुझाव थे और इस कमेटी के जो सुझाव थे उसका इम्प्लीमेंशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ें, किसी भी आप कमेटी को पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे आप, उसमें आपको पढ़ना है। देखिए, पहला कि उस कमेटी या कमीशंस को कब लाया गया, ठीक ना। कब लाया गया, उसका एक डेट होता है कि इतने सन में लाया गया, ठीक ना। पहला चीज़ ये होगा। और दूसरा चीज़ कि उसके क्या सुझाव थे, सब सुझाव दिए थे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसमें आपको सुझाव पढ़ना है। और तीसरा क्या पढ़ना है कि जो सुझाव उसने दिए थे उनको लागू किया गया था कि नहीं, उनका इम्प्लीमेंशन हुआ था कि नहीं, ठीक ना। तो आप किसी भी कमीशंस या कमेटी को पढ़ेंगे तो ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से रखेंगे
और जब आप एनईपी पढ़ेंगे तो एनईपी में आप क्या क्या देखेंगे कि एनईपी के अध्यक्ष कौन थे, इसको लाया कब गया, और इस एनईपी का लक्ष्य क्या है, ठीक ना, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव को हमको पूरा करना है और क्या क्या गोल्स हमने सेट कर रखे हैं जो कि हम आने वाले समय में उसको कब तक पूरा करेंगे, मतलब पूरा डिटेल वे में आपको जानकारी पढ़ना है। उसका एक फ्रेमवर्क आपको अपने दिमाग में रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे आप 1968 पढ़ रहे हो, चाहे 1986 पढ़ रहे हो, चाहे 2020 पढ़ रहे हो, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसमें कौन कौन से गोल सेट किए गए हैं जिनको हमें प्राप्त करना है और उसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है या हो रहा है या किस समय पे कितने समय तक हमको कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, ठीक ना। तो आपको इस तरीके से एजुकेशनल डेवलपमेंट पढ़ लेना है, ठीक ना। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। इससे 15% क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लर्निंग से, ठीक ना, लर्निंग यानी अधिगम से, ठीक ना। तो आपको अधिगम वाला चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ना है। अधिगम में 2 संप्रदाय होते थे, एक गेस्टाल्टवाद और एक आपका होता था व्यवहारवाद, ठीक ना। तो दोनों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक ना। व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने मतलब दोनों जो संप्रदाय हैं उसमें बहुत सारी लर्निंग की थ्योरीज दी गई हैं, ठीक ना। जैसे कि आपका स्किनर दिए हैं, आपका कोहलर दिए हैं और आपका सीएल हल दिए हैं, ठीक ना। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे या कह लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जो भी अधिगम की थ्योरी दिए हैं सारे को आपको पढ़ लेना है। उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनके क्या रूल हैं, आपको पढ़ना है, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका और इसमें लर्निंग के अलावा आप पर्सनालिटी पढ़ सकते हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि और विकास, अभिवृद्धि, ये सब जो मेन है, ठीक ना। विकास, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व, बुद्धि आपको और ये प्रतिभाशाली बालक, वो सब उसी में बुद्धि में ही आपका आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ आपको इसमें क्लियर कर लेना है एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक ना। फिर आता है एजुकेशन फिलॉसफी। तो एजुकेशन फिलॉसफी में आपको दर्शन पढ़ना है। दर्शन की शाखाएं कितनी होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, वो आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद एजुकेशनल थिंकर हुए हैं, ठीक ना। एजुकेशनल थिंकर में कौन कौन हुए हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं, ठीक ना, महात्मा गांधी, रूसो, ये आपको पढ़ लेना है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध शिक्षा दर्शन क्या कहता है, वेद शिक्षा दर्शन क्या कहता है, उपनिषद शिक्षा दर्शन क्या कहता है, जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन क्या है, और क्या कहते हैं आपको प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, चारों वाद आपको पढ़ लेने हैं, ठीक ना। और इन चारों वाद के जो जो थिंकर हुए हैं एजुकेशनल शिक्षाविद, वो उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। अरविंदो को पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है। तो महात्मा गांधी को बहुत ही डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा, ठीक ना। तो आपको दर्शन के अंतर्गत बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक आपको दर्शन के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है आपका एजुकेशन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो इसमें आपका बहुत कम टॉपिक होता है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज आपको पढ़ लेना है, ठीक ना, सामाजिक परिवर्तन आपको पढ़ लेना है। फिर आपका यही एजुकेशन सोशोलॉजी में ही मतलब आप ऐड कर लीजिएगा पॉलिटी भी थोड़ा सा, ठीक ना। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, मानवाधिकार एक चैप्टर होगा, ठीक ना। मानवाधिकार का पूरा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक ना। तो आपका ये आपका सोशोलॉजी में हो जाएगा और इसका वेटेज बहुत कम है, 7% क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक ना। ये 3 विषय पे आपको सबसे ज़्यादा पकड़ रखना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलॉसफी। फिर इसके बाद स्टैटिक्स से आपके गिने चुने 2 क्वेश्चन आपके आते होंगे, ठीक ना। तो सांख्यिकी की क्या थ्योरी है आपको पढ़ना है, ठीक ना। सांख्यिकी में माध्य क्या होता है और मीन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। बहुलक क्या होता है और सांख्यिकी के जितने भी तत्व हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका एक्शन रिसर्च से एक आध क्वेश्चन दे देता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का इम्प्लीमेंट हम कैसे क्लासरूम में करते हैं, ठीक ना, ये चीज़ पूछता है। तो इसकी थ्योरी या फिर कह लीजिए इसका कॉन्सेप्ट, इसके कुछ उदाहरण और इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक ना। प्रैक्टिकली चीज़ से सारे सब्जेक्ट का आपको यदि नॉलेज रहेगा तो जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उसका आंसर आप अपने से भी दे सकते हैं, ठीक ना। और जो मेमोराइज क्वेश्चन होते हैं जैसे कि डेट से रिलेटेड या फिर अध्यक्ष या फिर कोई भी
नाम वगैरह से रिलेटेड, तो उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। और बाकी आप यदि कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिकली तरीके से पढ़े रहेंगे तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने में आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम से एक आध या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना। तो इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो उसको आप मतलब एक शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ठीक ना। और बाकी मैंने करिकुलम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी एक कराया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो नॉलेज एंड करिकुलम में आपको मतलब यही पढ़ना होता है। नॉलेज एंड करिकुलम में आपको ये देखना होता है कि जैसे हम किसी भी पाठ्यचर्या को बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ को हम ध्यान में रखकर बनाते हैं, ठीक ना। तो ये आपको देखना होता है। फिर स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन हम कैसे करें, प्रिंसिपल को मैनेज कैसे करना चाहिए स्कूल को, ठीक ना। तो इससे एक आध या दो क्वेश्चन या कह लीजिए 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक ना। तो यही आपका मेन सिलेबस है। ये आपको 3 विषय को बढ़िया से अच्छे से पकड़ आपको रखना है, और बाकी कॉमन में ये आपके कुछ पकड़ बनाना है। फिर इसके बाद जो बचे खुचे सब्जेक्ट हैं, तो बचे खुचे सब्जेक्ट में कौन आ जाएगा, असेसमेंट, ठीक ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, ठीक ना। तो इसमें आप एनआरटी पढ़ लीजिएगा, सीआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इससे एक आध क्वेश्चन दे सकता है। फिर इसके बाद कौन सा आपका भारतीय समकालीन शिक्षा, ठीक ना, कि हमारी भारतीय समकालीन शिक्षा कैसी थी, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे भी एक आध क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना। इससे एक आध क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना। तो ये आपको पढ़ लेना है। इतना चीज़ यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका मतलब अच्छा ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर जाएगा, ठीक ना। जुलाई के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक ना। और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक ना। तो तैयारी जम के कीजिए। और फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि एजुकेशनल डेवलपमेंट 35% आपका आता है, और एजुकेशन साइकोलॉजी का 15% वेटेज है। एजुकेशन फ़िलॉसफी का 20% है, इसका थोड़ा ज़्यादा है फ़िलॉसफी वाला। सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, एक्शन रिसर्च, करिकुलम, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब माइनर है, ठीक ना। इससे मतलब 1 या 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक ना। और अभी हमने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर 50 क्वेश्चन का एक और सेट अपलोड हो जाएगा, तो आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, एक प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक ना। तो उससे आप अपने मन में एक आइडिया बना सकते हैं कि कैसा पेपर आता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया था कि एक एक टॉपिक, उसमें मैंने बताया कि एक एक टॉपिक किससे किससे आ जाएगा, तो मैं उसकी एक एक सीरीज, यानी कि उसमें 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का एक एक सीरीज वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर हम कहाँ कहाँ से पढ़ें। यदि मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूँ उसमें एक टॉपिक के अंतर्गत, तो उस 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि वो 10 क्वेश्चन मतलब और 20-30 क्वेश्चन को जन्म देंगे, ठीक ना। उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे उससे एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा। मैं बताऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा सीरीज होगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बहुत जल्दी ही मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। बस आपका मैं सोच रहा था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको पूरा कर दूँ, तो फिर इसके बाद सीरीज वाला काम स्टार्ट कर दूँ, ठीक ना। तो आपको मतलब ये याद रखना है कि यदि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम करना है तो MG का जो बीएड का सिलेबस है, ठीक ना, जो बीएड का सिलेबस है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बीएड के 4 सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट हैं आपके, वो आप अच्छे से यदि पढ़े हैं, तो आप यदि थोड़ा बहुत भी मेहनत करके यदि रिवीजन अभ्यास कर ले रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको पूरा गारंटी दे रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक ना। 80 मैंने बहुत कम बोला है, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ, ठीक ना। बट आई होप आप लोग 90 से 92 क्वेश्चन आप लोग पूरा सही कर देंगे, ठीक ना। तो बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जुलाई के सेकेंड वीक तक आपका पेपर हो सकता है, और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग हो सकता है, ठीक ना। नेगेटिव मार्किंग 0 है। 100 क्वेश्चन टोटल एजुकेशन विषय से आपका आने वाले हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल जो है मैं लाने वाला हूँ।
और क्योंकि जितने भी टॉपिक है मेरे ख्याल से 15 टॉपिक होंगे आपके, तो 15 वीडियो अपलोड होगी जिसमें कि आपके 10 MCQ खाली रहेंगे, ठीक ना। 10 MCQ रहेंगे, वो 10 MCQ से आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उस टॉपिक का, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टॉपिक मतलब काफ़ी जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, ठीक ना, जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उस पर मतलब कि 30 MCQ या फिर 20 MCQ भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो वो मैं देखूंगा, उसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई आप एकदम कंटिन्यू कर दीजिए। यूट्यूब से जहाँ से भी आपको रिसोर्सेस मिलता है वहाँ से पढ़िए। आपके पास बीएड की बुकें होंगी, उनसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो अपलोड हैं बहुत सारे चैनल पे, कहीं से भी पढ़िए, नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक ना। और उसके बाद आपको मतलब क्या, क्रोम ब्राउज़र से भी आपको बहुत सारा आर्टिकल वगैरह मिल जाएगा। एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फ़िलॉसफी हो, तो उससे भी जो फैक्ट्स हैं, ठीक ना, जो फैक्ट्स हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको कब लाया गया, तो फैक्ट्स आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो और आपके यही मतलब आपको करना है, ठीक ना। तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मैं वहीं पे अपलोड करूँगा, ठीक ना। तो फिर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखता हूँ मैं कल से प्लानिंग करता हूँ, यदि सीरीज वाले पे काम स्टार्ट हो जाता है तो, ठीक ना। बट जो भी करूँगा जल्दी ही करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए डेट तो ज़्यादा है नहीं, बहुत कम अब समय बचा है हम लोग के पास। तो इतने समय में हम लोग को बहुत ही मन लगा के मेहनत करना है, ठीक ना। तो चलिए फिर आज वीडियो को समाप्त करते हैं।